So mediators of inflammation are the molecules or substance that are involved in the process of inflammation. मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन ऐसे मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस होते हैं जो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स वो ही जो है इन्फ्लामेशन कोज करवाते हैं, मीडिएट करते हैं वो इन्फ्लामेशन को, विच इज़ द बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स टू द इंजरी, इन्फेक्शन और टिश्यू डैमेज। और ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का जब भी हमें कोई इंजरी होती है, मीन्स जब भी हमें कोई इंजरी होगी, कोई इन्फेक्शन आएगा, फिर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा तो इन्फ्लामेशन कोज होगी। और वो इन्फ्लामेशन कौन कोज कराएगा? मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो मीडिएटर्स कोज कराएंगे और वो मीडिएटर्स खुद ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं टिश्यू इंजरी के रिस्पॉन्स में। मतलब जब भी बैक्टीरिया आएगा तो इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स बनना शुरू हो जाएंगे उस बैक्टीरिया को बॉडी से एलिमिनेट आउट करने के लिए। सो अब जो मीडिएटर्स हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स एंड प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स। तो सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स क्या होते हैं? सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज़ होते हैं वेरियस सेल्स से, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं ये वहाँ से रिलीज़ होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द टिश्यू इंजरी और इन्फेक्शन। मतलब सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इम्यून सिस्टम के सेल से रिलीज़ होते हैं जब भी कोई इंजरी से टिश्यूज़ वगैरह सेल एक्सपोज होते हैं। ठीक है, सो ये जो मीडिएटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देने में। सो यहाँ पर सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स हैं कौन कौन से? वैसो एक्टिव एमाइंस, आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। और आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो आगे 2 टाइप्स के आएंगे। सबसे पहले जो काम करते हैं वाया द कोक्स पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, जिसमें आएंगे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्रोस्टासाइक्लिन। और जो काम करते हैं वाया द लोक्स पाथवे, लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, इसमें आएंगे हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स। और वैसो एक्टिव अमाइंस में आते हैं हिस्टामाइंस, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। और उसके बाद हमारे पास 3rd है लाइसोसोमल कंपोनेंट्स लाइक मैक्रोफेजेस, 4th प्लेटेड एक्टिवेटिंग फैक्टर्स एंड 5th साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन्स, TNF अल्फा, TNS गामा एंड कीमोकाइंस। सो ये हमारे सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स है जिसको 1 बाय 1 हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारे पास प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स। जो प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लामेशन के, ये मीडिएटर्स भी इन्फ्लामेशन के ही मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज कराते हैं और ये हमें प्लाज्मा में ही मिलते हैं। और फर्दर ये किस में रोल प्ले करते हैं? इन द इनिशिएशन रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स में आते हैं काइनिन सिस्टम, क्लोटिंग सिस्टम, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इन सबको भी हम 1 बाय 1 आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स। इट रेफर्स टू द वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस जो रिलीज होते हैं सेल से ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इनिशिएट करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, मतलब इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर वैसो एक्टिव एमाइंस। नंबर 1 वैसो एक्टिव अमाइंस के अंदर आते हैं हमारे पास 2 हिस्टामिन एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन्स मीन सीरोटोनिन। सो हिस्टामिन जो है ये एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है जो इन्फ्लामेशन कॉज कराता है। और ये कब रिलीज होगा? जब टिश्यू एक्सपोज होगा किसी बैक्टीरिया से, किसी पैथोजन से या किसी इन्फेक्शन से। सो जब भी एक्सपोज होगा तो हिस्टामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है। किससे? सेल से ही रिलीज होगा। कौन से सेल से रिलीज होगा? मास्ट सेल से, बेसोफिल से, प्लेटलेट से, मेनली मास्ट सेल से रिलीज होता है हमारा हिस्टामिन। और ये अर्ली स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन मीन्स जब भी बॉडी एक्सपोज होती है किसी इन्फेक्शन से, इन बैक्टीरिया से, सबसे पहले जो है हिस्टामिन ही रिलीज़ होता है। अब जो भी हमने पीछे पढ़ा इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो भी प्रोसेस था उसमें क्या हो रहा था? सबसे पहले ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, देन वैसो डायलेशन। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, डायलेशन, ये सब ये मीडिएटर्स ही कॉज कराते हैं और फर्दर पूरा प्रोसेस करके इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो रिलीज़ कब होते हैं ये हिस्टामाइन? रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलाई लाइक हीट, कोल्ड एंड रेडिएशंस। अब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज करते हैं वैस्कुलर परमेबिलिटी को और स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को। ये इसका एक्शन हो गया। जैसे हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन में देखा था कि जब भी बॉडी मतलब टिश्यू एक्सपोज होता है किसी स्टिमुलाई से, इन्फेक्शन से, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? वैस्कुलर इवेंट होता है जिसमें हमने देखा था कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, उसके बाद परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन हो रही है, देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है। सो ये सब प्रोसेस करके क्या होता है? अल्टीमेटली इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है।
तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस करवाने का काम है, वैसोडाइलेशन करवाने का काम है, कौन करता है? हिस्टामाइन ही ये काम करता है। और फर्दर जब वैसोडाइलेशन होती है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, तो डायलेट होने के बाद एंडोथेलियल सेल्स में भी गैप आने शुरू हो जाते हैं और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे जो ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज वगैरह बाहर जाना शुरू कर देते हैं, ब्लड वेसल से बाहर जाएंगे और बैक्टीरिया को वहाँ पर फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं। हिस्टामाइन के बाद है नेक्स्ट वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स में। अब हिस्टामाइन के बाद सेकंड है सेरोटोनिन, वैसो एक्टिव अमाइंस का सेकंड। अब जो सेरोटोनिन है इसे हम क्या बोलते हैं? 5-HT और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। और इसका सोर्स क्या है? ये क्रोमाफिन सेल्स जो हैं जीआईटी में, स्प्लीन में, नर्वस सिस्टम, मास सेल एंड प्लेटलेट्स, उससे ये रिलीज होते हैं। फर्दर इसका एक्शन सेम है हिस्टामाइन की तरह, बट थोड़ा वीकर काम करता है, वीकर वैसोडाइलेटर है एक तरीके से। और जो सेरोटोनिन है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है, मीन्स नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो मीडिएटर्स हैं सेल डिराइव्ड, वो हैं एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, इकोसोनॉइड्स जिसे हम बोल सकते हैं। ये क्या है? एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, ये फैटी एसिड्स हैं एक तरीके से, जो कि हमें डाइट से भी मिल सकता है या फिर बॉडी में जो लिनोलिक एसिड है वो एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये भी ऐसे मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। सो एराकिडोनिक एसिड कब एक्टिवेट होता है? जैसे हिस्टामाइन एक्टिवेट हो रहा था जब भी कोई इन्फेक्शन आ रहा था, सेम एज ये भी एक्टिवेट होते हैं बाय द स्टिमुलाई और अदर मीडिएटर्स। एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स फिर बनते हैं जब भी स्टिमुलाई से बॉडी एक्सपोज होती है, उसके बाद इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स बनने शुरू होते हैं वन बाय वन। 2 पाथवे के थ्रू बनते हैं एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स वाया साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, मीन्स COX कोक्स पाथवे। अब इसमें क्या होगा? जो एक्टिवेटेड एमाइंस होते हैं, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स जो हैं वो कोक्स के थ्रू, ये एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजिनेज, इससे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो PGG2 वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? PGH2 और ऑक्सीजन रेडिकल में। अब PGH2 फर्दर कन्वर्ट हो जाता है PGD2, E2, PGF2 अल्फा, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड PGI2। सो अब ये ही क्या है? सारे एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, जो इन्फ्लामेशन कोज करवाते हैं। कैसे? जो PGD2 है और PGE2 है वो वैसोडाइलेशन कोज करा रहा है, तो जब वैसोडाइलेशन होगी, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ब्रोंकियोडाइलेटर्स, मतलब जो भी हमारा ब्रोंकियल सिस्टम है उसको भी ये डायलेट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद परमेबिलिटी भी इंक्रीज़ करा देते हैं। फर्दर PGF2 भी वैसोडाइलेटर है और ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन भी एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है एंड ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर है। उसके बाद जो PGI2 है वो एक वैसोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है, ब्रोंकियोडाइलेटर एंड एंटी एग्रीगेटिंग एजेंट्स, मतलब प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोकता है। तो उसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जैसे कि PGD2, E2 एंड PGF2 अल्फ़ा, ये सब क्या काम करते हैं? ब्लड वेसल्स पे काम करते हैं और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं। वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी जिससे स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। सेकंड जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे से बनते हैं। अब जो एक्टिवेटेड एराकिडोनिक एसिड है वो लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम से 5-HPETE में कन्वर्ट होता है। उसके बाद LT, मतलब ये जो LT है ये क्या यहाँ पर ल्यूकोट्राइन्स A4 में कन्वर्ट होता है। फर्दर ल्यूकोट्राइन्स B4, LTC4, D4 एंड E4 में कन्वर्जन हो जाती है। अब जो LTB4 है वो एक कीमोटैक्टिक, इसका रोल है, सेल की एडहेरेंस कराता है। कीमोटैक्टिक मीन्स जो इम्यून सेल्स हैं उसको अटैक करना शुरू कर देता है इन्फ्लेम्ड एरिया पे, मतलब जहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई है उस साइट पर जो है ल्यूकोट्राइन्स, मतलब जो ल्यूकोसाइट्स हैं, WBCs या अदर इम्यून सेल्स, उसको अटैक्ट करना शुरू कर देता है इन्फ्लेम्ड एरिया पे। उसके बाद LTC4 क्या है? स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एंड ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, मतलब एक तरीके से इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में अपना काम कर रहा है। और जो ल्यूकोट्राइन्स हैं वो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ लाइक अस्थमा में भी ल्यूकोट्राइन्स का रोल है। नेक्स्ट जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है सेल डिराइव्ड, उसमें आता है लाइसोसोमल कंपोनेंट्स, मतलब जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। सो मोनोसाइट्स जब टिश्यूज़ में चले जाते हैं वो अल्टीमेटली मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो डीग्रेनुलेशन जब होगा इन सेल्स का तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं इनसे, लाइक एसिड प्रोटीएज, कोलेजिनेज, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और ये सब जो मीडिएटर्स हैं इन्फ्लामेशन कोज कराते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। IgE सेंसिटाइज्ड बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, मतलब ये जो सेल्स हैं ये ही जो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को रिलीज करते हैं और प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है। ऑल्सो जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है वो मीडिएटर की तरह काम करता है इन्फ्लामेशन, मतलब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर फर्दर इन्फ्लामेशन कोज कराता है। कैसे? वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा के, तो वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लामेशन होगा क्योंकि ब्लड वेसल्स के जो कंटेंट है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। वेसोडाइलेशन होगा लो कंसंट्रेशन पे एंड द हाई कंसंट्रेशन वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। एंड थर्ड इसका एक्शन है ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कराने का। लास्ट सेल डिराइव्ड मीडिएटर है साइटोकाइंस। सो जो साइटोकाइंस है वो लिम्फोकाइंस ही रिलीज करती है। लिम्फोकाइंस क्या है? एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स, मीन्स लिम्फोसाइट्स क्या है? WBCs, और मोनोकाइंस एक्टिवेटेड मोनोकाइंस। और इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा, TNF बीटा, ये सब लिम्फोसाइट्स की एडहेरेंस कराता है, और जब लिम्फोसाइट्स की एडहेरेंस होगी तो इट विल लीड टू द इन्फ्लामेशन। उसके बाद है IF गामा, इसमें क्या होगा? ये एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को एंड न्यूट्रोफिल्स को। और कीमोकाइंस एक तरीके से कीमोट्रैक्टेंट्स हैं जो इन्फ्लामेटरी सेल की इंजर्ड साइट पर क्या करते हैं? उसको इकट्ठा कराना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स। प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स भी क्या है? इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स हैं। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें प्लाज्मा में मिलते हैं, मीन्स लिक्विड कंपोनेंट जो है ब्लड का उसमें मिलते हैं। सबसे पहले है इसमें काइनिन सिस्टम। अब काइनिन सिस्टम जो है लास्ट में वहाँ पर बनता है, एक पूरा प्रोसेस है जिससे लास्ट में क्या बनता है? ब्रैडीकाइनिन बनता है, और ये ब्रैडीकाइनिन ही आगे इन्फ्लामेशन कोज करवाता है। सो काइनिन सिस्टम जो है ये एक्टिवेट होता है सबसे पहले फैक्टर नंबर 12 जो कन्वर्ट होता है फैक्टर नंबर 12A में। फर्दर प्री कालिक्रेन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है जिससे प्री कालिक्रेन जो है वो कालिक्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, और कालिक्रेन जो है वो किनिनोजन को ब्रैडीकाइनिन में कन्वर्ट करता है। सो जो ब्रैडीकाइनिन है उसके फर्दर एक्शन है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराना, वेसोडाइलेशन, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाना एंड पेन कोज करना, मतलब ये सभी एक तरीके से इन्फ्लामेशन के ही प्रोसेस में आता है। सेकंड जो प्लाज्मा डिराइव मीडिएटर्स है इसमें आते हैं क्लॉटिंग सिस्टम। अब क्लॉटिंग सिस्टम में भी फैक्टर 12 कन्वर्ट होता है फैक्टर 12A में, देन फैक्टर नंबर 11A में, 10A में कन्वर्ट होता है वाया द फैक्टर 11A। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है बाय फैक्टर 10A। थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, एंड फिब्रिनोजन को अगर तोड़ना है वो कौन करता है? प्लाज्मिन काम करता है। अब जो फिब्रिन एक तरीके से क्लॉटिंग करवाने का काम करता है। सो जो फिब्रिनोजन की जब ब्रेकडाउन होती है बाय द प्लाज्मिन तो फिब्रिनोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है, और वो फिब्रिनोपेप्टाइड्स वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं और उसकी एंटी कोएगुलेंट एक्टिविटी होती है, मींस क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। तो वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम में क्या होता है? जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लाज्मिन जो है वो उसका क्या काम है? फाइब्रिन ना बनने देना, मतलब फाइब्रिन क्या करा रहा है? क्लोटिंग। तो प्लाज्मिन जो है फाइब्रिन को फाइब्रिन डिग्रेडिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, एंटी कोगुलेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब क्लोटिंग को रोकता है। और ये जो फिब्रिन डिग्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं ये वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं एंड कीमोटैक्टिक की तरह काम करते हैं फॉर द ल्यूकोसाइट्स, मतलब इन्फ्लेम्ड एरिया पर ल्यूकोसाइट्स की एग्रीगेशन करना, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। फिर है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जो किससे एक्टिवेट होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, मतलब जब एंटीजन आता है तो एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाते हैं, और फर्दर ये सब क्या कोज कराते हैं? एक तरीके से इन्फ्लामेशन ही कोज करवा देते हैं।